हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5। पाठ का नाम है जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। लेसन नंबर 5 पाठ का नाम है जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। तो इस पाठ में अपन ने प्रवास वाला टॉपिक पढ़ लिया था कि प्रवास के क्या लाभ है, क्या हानियां है, या प्रवास के सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों के बारे में कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद में है आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मानव विकास के बारे में कि मानव विकास के बारे में ये जो टॉपिक है इससे संबंधित आपसे पहला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया। मानव विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आप बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक व प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सबसे पहले मानव विकास के बारे में बताया। बताएंगे आप लोग डॉक्टर महबूब उल हक व प्रोफेसर अमर्त्य सेन सबसे पहले मानव विकास के बारे में किसने बताया? तो आप बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक व प्रोफेसर अमर्त्य सेन, इन्होंने मानव विकास के बारे में सबसे पहले बताया। ये दोनों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। ये दोनों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और दोनों आपस में मित्र थे। इन्होंने सबसे पहले मानव विकास के बारे में बताया। तो मानव विकास जो टॉपिक है इससे संबंधित आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मानव विकास के बारे में सबसे पहले किसने बताया? तो आप बताएंगे डॉक्टर महबूब उल हक व प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने मानव विकास के बारे में बताया। ये दोनों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे और दोनों आपस में ये मित्र थे। उन्होंने मानव विकास के बारे में बताया। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास की परिभाषा बताइए कि मानव विकास किसे कहते हैं। तो बताइए, परिभाषा बताइए आप। इसकी परिभाषा बताएंगे। तो आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास की परिभाषा बताइए। तो मानव विकास की परिभाषा आप बताएंगे कि लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना, एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना मानव विकास कहलाता है। बताएंगे इसमें आप लोग डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना मानव विकास कहलाता है। यह हो गई मानव विकास की परिभाषा। क्या आपसे पूछी जा सकती है कि मानव विकास की परिभाषा बताइए। तो आप बताइए डॉक्टर महबूब उल हक के अनुसार लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना एवं उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना मानव विकास कहलाता है। यह हो गई मानव विकास की परिभाषा। इसके बाद में आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है मानव विकास के प्रमुख घटक बताइए। मानव विकास के प्रमुख घटक या स्तंभों के बारे में बताइए कि मानव विकास के प्रमुख घटक कौन से हैं या स्तंभ कौन से हैं।
फिर मानव विकास से संबंधित अगला टॉपिक है, या अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मानव विकास के प्रमुख घटकों के बारे में बताइए। मानव विकास के प्रमुख घटक या स्तंभों, मानव विकास के प्रमुख घटकों या स्तंभों के बारे में बताइए। दोनों में से कौन सा टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है कि मानव विकास के प्रमुख घटक कौन से हैं या मानव विकास के प्रमुख स्तंभ कौन से हैं, उनके बारे में बताइए। तो उन सबका नाम है मानव विकास के प्रमुख घटक है, क्षमता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण। ये मानव विकास के 4 प्रमुख घटक हैं या 4 प्रमुख स्तंभ हैं। इनके बारे में आप बताएंगे। इनमें सबसे पहला है क्षमता। इस क्षमता के बारे में बताएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जो उपलब्ध अवसर है उनकी समान पहुंच होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को जो समान अवसर है उनकी समान पहुंच होनी चाहिए, बिना जाति भेदभाव और धर्म के उनको समान अवसर मिलने चाहिए। बिना जाति पाति के, बिना भेदभाव के जितने अवसर उपलब्ध उनका समान लाभ मिलना चाहिए। उसे समता के नाम से उसे जाना जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जितने भी अवसर उपलब्ध है वो जाति बिना भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। फिर है सतत पोषणीयता। सतत पोषणीयता क्या होती है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना सतत पोषणीयता कहलाती है, या उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। सतत पोषणीयता क्या होती है? भावी पीढ़ी को या आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। अगर ज्यादा संसाधनों का उपयोग है तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन का ज्यादा उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन जो प्राप्ति के जो अवसर है वो कम होते जाते हैं। संसाधन उपयोग के जो अवसर है वो कम होते जाएंगे, उन्हें संसाधन कम मात्रा में प्राप्त होंगे। तो सतत पोषणीयता क्या होती है? भावी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। संसाधनों का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलने चाहिए। संसाधनों का ज्यादा उपयोग भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करता है। भावी पीढ़ी के लिए अवसरों को कम करता है। संसाधनों का ज्यादा उपयोग लेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन का जो अवसर है वो कम हो जाएंगे, उन्हें ज्यादा संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। फिर है उत्पादकता। की उत्पादकता क्या होती है? तो उत्पादकता के बारे में बताएंगे कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उनकी कार्य कुशलता को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ लोग ही किसी राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं। कि जिस देश में जो लोग रहते हैं वो लोग ही उस देश का वास्तविक धन होते हैं, क्योंकि वो लोग ही उसमें काम करके उस देश को आगे बढ़ाएंगे। वो लोग उस देश को क्या करते हैं? आगे बढ़ाते हैं। अतः उनके ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। तो ये क्या कहलाती है? उत्पादकता कहलाती है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लोग ही किसी राष्ट्र के वास्तविक धन होते हैं, क्योंकि वहां के निवासी ही उस देश को कार्य कुशलता के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। इस कारण उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इससे उनकी कार्य कुशलता में सुधार होगा। फिर है सशक्तिकरण क्या होता है? इसमें बताएंगे सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सशक्तिकरण का अर्थ होता है अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। ऐसी शक्ति व्यक्ति के पास कब आएगी? जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो उस व्यक्ति के पास ऐसी शक्ति आएगी। सशक्तिकरण का क्या अर्थ होता है? उसमें आप बताएंगे कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। और ऐसी शक्ति व्यक्ति के पास कब आएगी? जब व्यक्ति स्वतंत्र होगा तो उसे किसी प्रकार का कार्य कर सकता है, उसमें क्षमता आ जाती है। तो ये होगी मानव विकास के प्रमुख घटक। मानव विकास के प्रमुख घटक ये स्तंभों के बारे में बताइए। तो मानव विकास के 4 घटक होते हैं। चारों घटकों के बारे में आप बताएंगे। क्षमता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है और सशक्तिकरण है। इन चारों के बारे में इनके नाम याद रखेंगे, इन चारों के बारे में बताएंगे।
उसके बाद में अगला टॉपिक आपसे पूछा जा सकता है यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। तो यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये इसका पूरा नाम है, या इसको हिंदी में आप लोग बता सकते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मैं इसको हिंदी में आप बता सकते हो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये इसका पूरा नाम है। पूछा आपसे कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए। इस टॉपिक संबंधित जो अगला प्रश्न है पैराग्राफ संबंधित आपसे पूछे कि यूएनडीपी का पूरा नाम बताइए, तो आप बताएंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, या अंग्रेजी में पूछे तो बताएंगे यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये इसका पूरा नाम है। इसके बाद में आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव विकास सूचकांक के अनुसार, मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण, कि देशों को कितने भागों में बांटा गया है। मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। मानव विकास मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण। मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, तो आप लोगों के यहाँ मानव विकास सूचकांक के अनुसार देशों का वर्गीकरण वो 3 भागों में किया गया है। वो 3 भाग अलग अलग आप लोगों को बताने हैं। सबसे पहला इसमें उच्च मानव विकास श्रेणी, पहला आएगा उच्च मानव विकास श्रेणी। उच्च मानव विकास उच्च मानव विकास श्रेणी की मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों कितने भागों में बांटा गया है, तो आप बताएंगे देशों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च मानव विकास श्रेणी की उच्च मानव विकास में आने वाले देश कौन कौन से हैं। इसके बाद में है कि मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का वर्गीकरण, तो देशों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है उच्च मानव विकास श्रेणी की उच्च मानव विकास श्रेणी में कौन कौन से देश आते हैं, तो इसमें आप बताएंगे नॉर्वे है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, जापान है, इजराइल, सिंगापुर, हांगकांग और कोरिया। इसके अलावा और बहुत सारे देश है जिनमें आप बताएंगे चिली, यूरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। चिली, यूरुग्वे और संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात आदि। इन सब देशों को मानव विकास की उच्च श्रेणी में शामिल किया जाता है। ये तो हो गए उच्च मानव विकास श्रेणी। अब है मध्यम मानव विकास श्रेणी। मध्यम मानव विकास
मध्यम मानव विकास श्रेणी कि मध्यम मानव विकास श्रेणी में कौन कौन से देशों को शामिल किया जाता है? तो इसमें बताइए आप चीन, थाईलैंड, मंगोलिया। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया तथा इसमें और बताइए आप लोग भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। चीन, थाईलैंड, मंगोलिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि देशों को मध्य मानव विकास श्रेणी में शामिल किया जाता है। आदि देशों को मध्य मानव विकास श्रेणी में शामिल किया जाता है। इसके बाद में निम्न मानव विकास श्रेणी। निम्न मानव विकास श्रेणी तो तीसरा है निम्न मानव विकास श्रेणी। निम्न मानव विकास श्रेणी, इस श्रेणी में आने वाले देशों से म्यांमार है, सूडान है, नाइजर है, नेपाल, अफगानिस्तान, इथियोपिया आदि देशों को मानव विकास की निम्न श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो इसके बाद में फिर अगला टॉपिक है मानव विकास सूचकांक का। मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मूल्य। मानव विकास जो सूचकांक है उसका न्यूनतम मूल्य 0 है तथा अधिकतम मूल्य 1 है। आपसे पूछा जा सकता है मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मूल्य व अधिकतम मूल्य बताइए, तो उसका आप न्यूनतम मूल्य 0 बताएंगे, अधिकतम मूल्य 1 बताएंगे। ये मानव विकास सूचकांक नंबर है, देशों को इस आधार पर नंबर दे रखे हैं कि जो देश 1 के जितना करीब होगा वो देश मानव विकास सूचकांक की उच्च श्रेणी में आएगा, और जो देश मानव विकास सूचकांक जिस देश का मानव विकास सूचकांक 0 के नजदीक होगा वो देश मानव विकास सूचकांक की निम्न श्रेणी में आएगा। जैसे जिस बच्चे की परसेंटेज 98 है तो वो 100 के करीब है, और जिसकी परसेंटेज 40 है वो कम है। उसी प्रकार इन देशों को नंबर दे रखा है कि जिन देशों का जो नंबर है मानव विकास सूचकांक का जो नंबर निर्धारित कर रखा है, जो देश संख्या में 1 जैसे 0.9 ये संख्या है, किसी देश का अगर ये नंबर है तो वो 1 के करीब है। किसी देश का अगर ये नंबर है तो वो 1 के करीब है। अगर किसी देश का ये नंबर है तो उस देश को मानव विकास की उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। मानव विकास की उच्च श्रेणी में रखा जाएगा। अगर किसी देश का नंबर 0.3 है 0.3 है तो उस देश को मानव विकास की निम्न श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ये वाली संख्या 1 के करीब है, 1 के करीब है, और ये वाली संख्या 0 से थोड़ी सी बड़ी है, 0 से थोड़ी बड़ी है। तो इस संख्या इस वाले देश को तो मानव विकास की निम्न श्रेणी में रखा जाएगा, और इस किसी देश का ये नंबर है उसको मानव विकास की उच्च श्रेणी में रखा जाएगा, क्योंकि ये संख्या 1 के नजदीक है और ये वाली संख्या 0 के नजदीक है। ठीक है ना? तो मानव विकास सूचकांक का न्यूनतम मूल्य 0 है तथा अधिकतम मूल्य 1 है। मतलब इससे ज्यादा किसी देश के कोई नंबर नहीं हो सकते, लास्ट 1 है और 1 से पहले 0.9 ये उसके नंबर हो सकते हैं। फिर है भारत को मानव विकास सूचकांक, जिसको HDI भी आप कह सकते हो, मानव विकास सूचकांक को HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हिंदी में कहते हैं मानव विकास सूचकांक। तो भारत को मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में रखा गया है। आपसे पूछा जा सकता है भारत मानव विकास सूचकांक की कौन सी श्रेणी में है, तो आप कहेंगे भारत मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में आता है। भारत मानव विकास सूचकांक की मध्यम श्रेणी में आता है। वह भारत का मानव विकास सूचकांक की जो लिस्ट है उसमें जो भारत का नंबर है वो भारत का 138वां नंबर है। भारत का 138वां नंबर है। इसके बाद में है केरल का HDI, केरल का HDI है केरल का मानव विकास सूचकांक। केरल मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च, केरल का मानव विकास सूचकांक या HDI क्या है, सर्वोच्च है। क्यों? क्योंकि साक्षरता के कारण।
साक्षरता के कारण केरल का मानव विकास सूचकांक क्या है? सर्वोत्तम है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया के कौन से देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं? एशिया के कौन से देश उच्च मानव विकास की श्रेणी में आते हैं? फिर है एशिया के उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देश। एशिया के उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देश कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे जापान, इजराइल, सिंगापुर, मलेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, ईरान आदि। ये सारे देश है एशिया के उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देश हैं। इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च मानव विकास व निम्न मानव विकास वाले देशों में अंतर बताइए। उच्च मानव विकास व निम्न मानव विकास वाले देशों में अंतर बताइए कि उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में व निम्न मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में क्या अंतर है। तो आप अंतर का जो आधार है, अंतर के ये सारे अंतर के आधार हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे शिक्षा का स्तर। उच्च मानव विकास वाले देशों में लिखा हुआ है और उच्च शिक्षा का जो स्तर है, उच्च मानव विकास वाले देशों में शिक्षा का स्तर ऊंचा पाया जाता है और निम्न मानव विकास वाले देशों में शिक्षा का स्तर है वो निम्न पाया जाता है। फिर है चिकित्सा का स्तर या चिकित्सा सुविधा। उच्च मानव विकास वाले देशों में चिकित्सा सुविधा ज्यादा पाई जाती है। उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में चिकित्सा सुविधा ज्यादा पाई जाती है तथा निम्न मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देशों में चिकित्सा की सुविधा कम पाई जाती है। तीसरा आधार है जन्म दर। उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में, उच्च मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देशों में घटती हुई जन्म दर पाई जाती है और निम्न मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में जन्म दर है वो उच्च पाई जाती है। फिर है मृत्यु दर। तो उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में मृत्यु दर कम पाई जाती है क्योंकि अधिक से अधिक उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है, इस कारण उनमें मृत्यु दर कम पाई जाती है। और निम्न मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में मृत्यु दर कम पाई जाती है, इसकी तुलना में थोड़ी अधिक होगी लेकिन कम पाई जाती है। फिर है आयु संरचना। अगला आधार देखिए अंतर का। उच्च मानव विकास श्रेणी में और निम्न मानव विकास श्रेणी में अंतर के क्या क्या आधार है? तो ये सारे आधार है। इन आधारों में अगला आयु संरचना। आयु संरचना के आधार पर अपन उच्च मानव विकास श्रेणी और निम्न मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में पता लगाए कि आयु संरचना कैसी होती है वहां पर। तो आयु संरचना के अंदर उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देशों में वृद्ध लोगों का आयु प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है। वृद्ध लोगों का प्रतिशत ज्यादा पाया जाता है क्योंकि वहां जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित रहती है। जितने लोग उतने ही लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जो लोग हैं वो वृद्धावस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं तो वहां वृद्ध लोगों का प्रतिशत ज्यादा देखने को मिलेगा। और मानव विकास की निम्न श्रेणी में आने वाले देशों में युवा आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। युवा आयु वर्ग के लोग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगला जो अंतर का आधार है दोनों देशों में वो है जनसंख्या वृद्धि दर। तो उच्च मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है। उच्च मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि दर कम पाई जाती है तथा निम्न मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देशों में जनसंख्या वृद्धि दर अधिक पाई जाती है। तो ये हो गए उच्च मानव विकास और निम्न मानव विकास की श्रेणी में आने वाले देशों के अंदर अंतर। अगली क्लास में हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। ये तो पांचों पार्ट जनसंख्या, प्रवास एवं मानव विकास। इसका ये जो लास्ट टॉपिक था कि ऐसे उच्च मानव विकास श्रेणी में आने वाले देश कौन कौन से हैं और उच्च मानव विकास व निम्न मानव विकास की वाले देशों के अंदर क्या क्या अंतर है, जो अंतर आप लोगों ने देखे।